आज हम उस मशीन की बात करने वाले हैं जिस पर हम सब रहते हैं, पृथ्वी। हम अक्सर इसे जमीन, पानी और हवा के अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, पर क्या हो अगर ये सब एक ही विशाल जिंदा सिस्टम के हिस्से हों? हमारे पास जो आज जानकारी है वो कक्षा 6 की भूगोल की किताब पर आधारित है, लेकिन ये हमें पृथ्वी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है। आज की चर्चा का मकसद है इन बुनियादी बातों से वो गहरी समझ निकालना कि हमारा ग्रह असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी कोई स्टैटिक चीज नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है। और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 4 बड़े इंटरैक्टिंग जोन्स या आप कह सकते हैं परिमंडलों में बांटा है। हाय। और इन सब के नाम ग्रीक भाषा से आते हैं, जो इनके काम के बारे में एक छोटा से हिंट देते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। कौन कौन से नाम है ये? तो पहला है स्थल मंडल, ग्रीक में लिथोस यानी पत्थर। फिर है जल मंडल, ह्यूडोर यानी जल से। ह्यूडोर, ओके। फिर वायुमंडल, एटमॉस यानी वाष्प से। और आखिर में जीव मंडल, बायोस यानी जीवन। बायोस, जीवन, ठीक है। आज हम इन चारों को सिर्फ परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये चारों मिलकर एक सिम्फनी की तरह कैसे काम करते हैं, जहां एक भी सुर बिगड़ने से पूरा संगीत बिगड़ सकता है। तो चलिए फिर इस सिम्फनी का पहला सुर छेड़ते हैं। स्थल मंडल मतलब पृथ्वी का वो ठोस हिस्सा जिस पर हम खड़े हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं। पर ये सिर्फ ऊपरी परत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थल मंडल, जिसे कभी कभी जियोस्फीयर भी कहते हैं, वो सिर्फ वो मिट्टी नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। ये पृथ्वी की पूरी ऊपरी परत है। इसमें चट्टानें, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, ये सब तो है ही, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा तो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। छिपा हुआ मतलब ये कि पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। तो जाहिर है कि स्थल मंडल का भी उतना ही बड़ा हिस्सा महासागरों के नीचे होगा। बिल्कुल। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं, वो पूरी की पूरी पानी के नीचे है, हजारों किलोमीटर लंबी। क्या बात है, हम उसे देख भी नहीं पाते। हाँ, ये स्थल मंडल का वो विशाल अनदेखा हिस्सा है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हम जमीन को सिर्फ महाद्वीपों के तौर पर सोचते हैं, लेकिन असल में एक पूरी दुनिया पानी के नीचे भी है। और इसी जमीन की ऊंचाई गहराई को नापने का एक पैमाना है ना? समुद्र तल। हाँ, सी लेवल को एक तरह से 0 पॉइंट माना जाता है। इसी से हम हर चीज की ऊंचाई नापते हैं। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये स्थल मंडल की वो चोटी है जिसे हम सब जानते हैं। तो स्थल मंडल सिर्फ एक स्थिर प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक एक्टिव जोन है जिसमें विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी पूरी दुनिया बसी हुई है। एकदम सही। और ये लगातार बदल भी रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, पहाड़ बन रहे हैं और घिस रहे हैं। ये एक बहुत ही धीमे लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी से हमें वो मिट्टी और पोषक तत्व मिलते हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो हमने स्थलमंडल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात की, पर कमाल की बात तो ये है कि पृथ्वी की सबसे गहरी जगह जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के नीचे है। और यहीं से हम स्थलमंडल से निकलकर जलमंडल की गहराइयों में उतरते हैं। क्या बेहतरीन ओवरगांग है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच की। मारियाना ट्रेंच। इसकी गहराई करीब 11,022 मीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें, तो भी उसकी चोटी के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी होगा। 11,000? बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे है। हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका 71% हिस्सा पानी है, लेकिन इस नीले रंग के नीचे इतनी गहराई छिपी है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे ग्रह पर इतना सारा पानी होने के बावजूद हम इंसानों के लिए पीने लायक पानी की भारी कमी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता है। चारों तरफ पानी ही पानी, फिर भी पानी की किल्लत। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 97% से ज्यादा हिस्सा महासागरों में है, जो खारा है। हम उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। बाकी बचे करीब 3% में से भी एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ की चादरों के रूप में जमा हुआ है। तो असल में हमारे इस्तेमाल के लिए मीठे पानी का एक बहुत ही छोटा सा अंश नदियों,
झीलों और जमीन के नीचे मौजूद है। तो जलमंडल सिर्फ महासागर नहीं है, इसमें नदी, झीलें, ग्लेशियर, भूमिगत जल और यहां तक कि हवा में मौजूद नमी यानी जलवाष्प भी शामिल है। पानी अपनी हर अवस्था में जलमंडल का हिस्सा है। बिल्कुल, और ये जलमंडल ही पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पानी गर्मी को सोखता है और धीरे धीरे छोड़ता है। अच्छा, जिससे तटीय इलाकों का मौसम ज्यादा संतुलित रहता है। एक तरह से ये पृथ्वी का थर्मोस्टैट है। इसके बिना दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती। तो हमने ठोस जमीन यानी स्थलमंडल और तरल पानी जलमंडल की बात कर ली। अब उस अदृश्य कंबल पर आते हैं जो इन सबको घेरे हुए है, वायुमंडल। ये सिर्फ खाली जगह तो नहीं है ना? खाली जगह, ये तो जीवन का सबसे जरूरी कवच है। ये गैसों की एक पतली सी परत है जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से बंधी हुई है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देती है और उससे भी ज्यादा ये हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसकी बनावट के बारे में हमारी जानकारी कहती है कि इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें हैं। हाँ, लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। बाकी के 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हैं। 1 मिनट, 78% नाइट्रोजन? ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हम तो हमेशा ऑक्सीजन की बात करते हैं। इतनी सारी नाइट्रोजन का आखिर काम क्या है? ये सिर्फ एक फिलर गैस की तरह है क्या? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। नाइट्रोजन सिर्फ फिलर नहीं है, ये एक स्टेबलाइजर है। सोचिए, अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा इससे कहीं ज्यादा होती तो चीजें बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आग पकड़ लेती। जंगल की आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो नाइट्रोजन एक तरह से ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके उसे हमारे लिए सुरक्षित और स्थिर बनाती है। साथ ही ये पौधों और जीवों के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन का एक मुख्य घटक भी है। और वो जो 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी भी बड़ी भूमिका है? बहुत बड़ी। मात्रा में कम होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ये पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को सोख लेती है और वायुमंडल में रोक कर रखती है, जिससे हमारा ग्रह गर्म रहता है। इसके बिना पृथ्वी एक बर्फीला गोला होती। और हाँ, पौधे इसी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। और ये वायुमंडल भी एक समान नहीं है, इसमें भी परतें हैं, जैसे प्याज में होती है। हाँ, इसे तापमान और संरचना के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अच्छा। मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश, बादल, तूफान, वो सब सबसे निचली परत यानी क्षोभमंडल में ही होती हैं। और एक और दिलचस्प बात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है, इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ने वालों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे वायुदाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समुद्र तल पर हमारे ऊपर हवा का एक पूरा कॉलम होता है जिसका वजन हम पर दबाव डालता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा का वो कॉलम छोटा होता जाता है और दबाव कम हो जाता है। और हमारे शरीर को इसकी आदत नहीं होती। बिल्कुल। तो अब तक हमने पत्थर, पानी और हवा की बात कर ली, लेकिन अब उस जादू की बात करते हैं जो तब होता है जब ये तीनों एक सही जगह पर सही मात्रा में मिलते हैं। जीवमंडल, जीवन का क्षेत्र, वो जगह है जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को मुमकिन बनाते हैं। जमीन की कुछ गहराई से लेकर समुद्र की गहराइयों तक और हवा में कुछ ऊंचाई तक, जहां भी जीवन मौजूद है वो सब जीवमंडल का हिस्सा है। तो इसमें बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक और छोटे से पौधे से लेकर विशालकाय पेड़ों तक सब कुछ शामिल है। सब कुछ, हर जीवित चीज। और ये जीवमंडल पूरी तरह से बाकी तीनों परिमंडलों पर निर्भर है। उसे स्थल मंडल से पोषक तत्व और रहने की जगह मिलती है, जल मंडल से पानी मिलता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिलती हैं। इन तीनों के बिना जीवमंडल का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और यहीं पर आकर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये चारों परिमंडल अलग अलग डिब्बों की तरह नहीं है। ये लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। यही तो अर्थ सिस्टम साइंस का सार है। एकदम सही। ये एक जटिल डांस की तरह है जहां हर पार्टनर का मूव दूसरे को प्रभावित करता है। हमारी जानकारी में इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे भूमि और जल की आपसी क्रिया। हवाई के काउई द्वीप का उदाहरण है। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी द्वीप का एक हिस्सा रेगिस्तान जैसा सूखा है। ये कैसे हो सकता है? ये स्थल मंडल और जल मंडल के बीच का एक क्लासिक उदाहरण है। वहां के ऊंचे पहाड़ जो स्थल मंडल का हिस्सा है,
वो नमी वाली हवाओं का रास्ता रोकते हैं। अच्छा। हवा को ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश यानी जलमंडल के रूप में एक तरफ गिरा देती है। जब तक हवा पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचती है, वो पूरी तरह सूखी हो चुकी होती है और उस इलाके को सूखा यानी रेगिस्तान जैसा बना देती है। तो यहाँ जमीन के आकार ने तय किया कि पानी कहाँ बरसेगा। कमाल है। अब हवा और जमीन के इंटरेक्शन का उदाहरण देखते हैं। रेगिस्तान में मशरूम जैसी दिखने वाली चट्टानें, वो कैसे बनती है? ये वायुमंडल और स्थलमंडल का डांस है। हवा मतलब वायुमंडल जब चलती है तो अपने साथ रेत के कणों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हाँ। एक हथियार की तरह। हाँ। ये रेत के कण चट्टान यानी स्थलमंडल से टकराकर उसे धीरे धीरे काटते हैं, जैसे कोई सैंड पेपर काम करता है। हाँ। हवा जमीन के पास ज्यादा रेत उड़ाती है, इसलिए चट्टान का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज्यादा घिस जाता है और लाखों सालों में एक मशरूम जैसी आकृति बन जाती है। ये तो प्रकृति की मूर्ति कला है। और जल और वायु का भी एक बहुत सीधा संबंध है, जिसे हम समुद्र किनारे महसूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पानी यानी जलमंडल का तापमान अपने ऊपर की हवा वायुमंडल के तापमान को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसीलिए तटीय इलाकों में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा सर्दी, क्योंकि समुद्र एक बड़े एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, तापमान को संतुलित रखता है। और अंत में सबसे जरूरी इंटरेक्शन जीवमंडल और बाकी सभी। जब हम यानी इंसान कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए रिसाइकलिंग करते हैं, तो उसका इन सभी सिस्टम पर क्या असर होता है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम इस सिस्टम से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। जब हम रिसाइकलिंग करते हैं तो हम, जो कि जीवमंडल का हिस्सा है, स्थलमंडल से नए खनिज निकालने का दबाव कम करते हैं। हम जलमंडल और वायुमंडल को फैक्ट्री के प्रदूषण से बचाते हैं। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर चारों परिमंडलों पर पड़ता है और अंततः ये पूरे जीवमंडल यानी सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, हमारी पृथ्वी सिर्फ जमीन, पानी और हवा का ढेर नहीं है। ये चार आपस में गहराई से जुड़े हुए परिमंडलों की एक बेहद जटिल और नाजुक प्रणाली है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन में काम करते हैं। एक परिमंडल में किया गया कोई भी बदलाव, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी, पूरे सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। हमें इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखने की जरूरत है, टुकड़ों में नहीं। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार हमारी जानकारी से निकलता है, जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक उभरती हुई अवधारणा है। कुछ वैज्ञानिक अब एक पांचवें परिमंडल की बात करने लगे हैं, जिसे वो एंथ्रोपोस्फियर या मानव मंडल कह रहे हैं। ये तकनीकी रूप से जीव मंडल का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसे अलग से देखने की जरूरत महसूस हो रही है। मानव मंडल मतलब वो दुनिया जो इंसानों ने बनाई है, हमारे शहर, सड़कें, तकनीक। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उन सब का असर भी। तर्क ये है कि इंसान अपनी तकनीक के जरिए बाकी चारों परिमंडलों को इस पैमाने पर और इस रफ्तार से बदल रहा है, जैसा इस ग्रह के इतिहास में किसी एक प्रजाति ने पहले कभी नहीं किया। हमारे बांध नदियों के रास्ते बदल देते हैं, जो जलमंडल पर असर है। हमारे शहर जमीन का नक्शा बदल देते हैं, जो स्थलमंडल पर असर है। और हमारे उद्योग हवा की संरचना बदल रहे हैं, जो वायुमंडल पर असर है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसानी गतिविधियां इतनी प्रभावशाली हो गई हैं कि अब हमें पृथ्वी के सिस्टम को समझने के लिए इस पांचवें परिमंडल मानव मंडल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब है कि हमारे काम अब सिर्फ जीव मंडल के भीतर की गतिविधियां नहीं रह गए हैं। वे अब एक भूवैज्ञानिक ताकत, एक जियोलॉजिकल फोर्स बन गए हैं, जो पूरे ग्रह के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये सवाल भविष्य में विज्ञान और समाज दोनों के लिए शायद सबसे बड़ा सवाल होने वाला है।